तो हेलो अरतापिस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ अरतापिस, मैंने आप लोगों का नाम अरतापिस रखा है और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ नाम रखने में। और इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा नाम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आज से एक नया मानव स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम सेकेंड लाइफ ऑफ अ ट्रैश प्रिंसेस है। प्लीज़ इस मानव को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको लगे कि मेरा जो वॉइस पे दिक्कत है या फिर वीडियो में कुछ आपको कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बकवास बहुत हो गई, तो बिना किसी देरी के मानवा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम रेगिना टी एम्पेरी होता है। उनका जो एम्पायर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। उनके फादर एम्पायर को मार दिया गया और उनके भाई, जो कि रात ही रात में एक पागल बन गए थे, उनका अंत तक फायदा उठाया गया। और ये सारी चीजें उनके फियांसे ने किया एक तांत्रिक के साथ मिलकर। और ये जो तांत्रिक है वही इस कहानी की मेन विलन है। ये भी कहा जाता है कि इसका जो बैक स्टोरी है वो वन ऑफ द बेस्ट है मानवास के हिस्ट्री में। इन सारी चीज़ों की शुरुआत उनके भाई के बर्थडे बैंक्वेट से हुई, जिस पे एम्परर पे हमला किया गया था। सबको लगा कि हमला फेल हो चुका है, लेकिन जिस हथियार से हमला किया गया था उसमें एक जहर लगा था जो कि उसी तांत्रिक ने बनाया था, द विचेस टीयर। क्योंकि तांत्रिक बहुत समय पहले ही गायब हो चुके हैं, कोई भी उस मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये तभी एक्टिवेट होता था जब जो तांत्रिक है वो चाहती थी। फिर उनका फियांसे सारे सोल्जर्स को उनको ख़त्म करने के लिए कह देता है, लेकिन तभी वो एक पेंडेंट निकालती हैं जो कि फर्स्ट एम्परर का मोमेंटो होता है, एक रूबी जिसे आप अपनी ज़िंदगी दोगे तो वो आपकी एक इच्छा पूरी करेगा। फिर वो अपने आप को मार देती हैं। तब ये एक आवाज़ पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहती हैं कि मुझे एक गलती सुधारना है। वो कहता है कि क्या गलती। रेगिना कहती हैं कि मेरा छोटा भाई, अगर थियोर बदला नहीं होता और एक बुद्धू प्रिंस रहता और अगर वो एक पपेट नहीं बना होता तो चीज़ें ऐसी नहीं होती और मैं हमेशा उसी के साथ रहती, एक ट्रैश प्रिंस के साथ। फिर वो आवाज़ कहता है कि ठीक है, समझ गया। रेगिना चिल्लाती हैं कि क्या, रुको। वो आवाज़ कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो चिल्लाती हैं कि नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने 15 साल वाले रूप में वापस आ जाती हैं। फिर हमें उनके पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उनकी माँ का देहांत उनके छोटे भाई को जन्म देने के बाद हुआ। उनके फादर एम्परर, जो कि इंपीरियल लॉ के कारण डिलीवरी रूम में नहीं आ सके थे, उन्होंने इसका इंजाम रेगिना पर लगाया, लेकिन उन्होंने थियोर को कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसकी हर गलती को माफ़ किया प्यार के कारण और वो बड़ा होकर एक ट्रैश प्रिंस बना। फिर एक दिन एम्परर प्रिंसेस को बुलाते हैं और इंगेज होने के लिए कहते हैं। प्रिंसेस कहती हैं लेकिन फादर, तो एम्परर कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो एक एम्परर और एक प्रिंसेस हैं, एक फादर और एक डॉटर नहीं। फिर हम उनके फियांसे को देखते हैं जो कि हरमन सिविलिस होता है, जिसने एम्पायर को बर्बाद किया था। वो सिविलिस डूकल का वारिस होता है जो कि एम्पायर के 2 ड्यूकडम्स में से एक है। और क्योंकि उनका जो पावर है वो एम्परर को चुनौती दे रहा था, रेगिना को ये एंगेजमेंट मानना ही पड़ा। थोड़े समय बाद थियोर को अकेडमी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी उसने अपना ट्रैश वाला काम जारी रखा, जिसके कारण अंत में उसे अर्ली ग्रेजुएशन के नाम पे घर भेज दिया गया। लेकिन आते समय उसका जो कैरियर था वो पलट गया था। वो कहती हैं कि भले ही वो एक ट्रैश प्रिंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने छोटे भाई से प्यार किया था
और उस दिन जब थियोर उठता है तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बिग सिस्टर, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। वो बताती हैं कि मैं चौंक तो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक्सीडेंट के कारण हुआ है। प्रेजेंट में वो उस बात को लेके पछता रही होती हैं और सोचती हैं कि अच्छा ही होता अगर वो एक कचड़ा रहता तो, क्योंकि उसके बाद जो थियोर है वो एक पागल बन गया जिसने सारे खजाने को ठगी लोगों को दे दिया। और थियोर के 17 साल होने के पिछली रात को जो एम्परर है उनका देहांत हो गया, जिसके बाद रेगिना को क्राउन पहना दिया गया। उनका फियांसे उनकी मदद करने के बजाय किसी और के साथ रूमर्स में फंसा रहा। फिर थियोर का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आ ही जाता है। रेगिना उसे क्राउन पहना रही होती हैं, तभी वहाँ पर हरमन आता है और थियोर के गले को काट देता है, जिसे देखकर रेगिना शॉक में चली जाती हैं। प्रेजेंट में वो सोचती हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों को रोकना होगा, लेकिन पहले उन्हें थियोर का कुछ करना होगा। फिर वो ऊना से कहती हैं कि ऊना, क्या तुम्हें पता है कचड़े का ख्याल कैसे रखा जाता है? ये आसान है, तुम्हें बस एक और बड़ा कचरा बनना पड़ेगा। मैं एक कचरा बनूंगी जो कि प्यार में पागल है। और यहाँ से हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो थियोर को ऑब्जर्व करने लगती हैं एक बहुत बड़ा कचरा बनने के लिए। वो कुछ चीज़ें नोट डाउन करती हैं। पहला, कचरा बस अपने बारे में सोचता है। दूसरा, कचड़े को किसी चीज़ के परिणाम के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा, जो कचड़ा है वो लालची होता है। वो सोच रही होती हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखूं, वो एक पूरा कचड़ा है। तभी ऊना कहती हैं कि किस कारण योर हाइनेस ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो सेल्मा कहती है ऊना, तो ऊना कहती है लेकिन लेडी सिग्नी, हर हाइनेस अजीब चीज़ें कहते रहती हैं। सेल्मा उसे बचाते हुए कहती है कि योर हाइनेस, इस बच्ची को नहीं पता है कि वो क्या कह रही है, वो बस आपके बारे में परेशान है। फिर वो ऊना को माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं और ऊना माफ़ी मांगती हैं, लेकिन प्रिंसेस कहती हैं कि नहीं, ये ठीक है, मुझे सब समझ में आ रहा है। और वो सोचती हैं कि क्योंकि हमेशा मैं एम्परर की बातों को मानती थी और प्रिंस को बचाती थी, अचानक से एक कचड़ी वाली प्रिंसेस बनना थोड़ा अजीब होगा। फिर वो कहती हैं कि मैं तो खुश हूँ कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। अचानक से वहाँ पर थियोर आता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें कुछ दिनों पहले कुछ मिला है, दे दो। और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए वॉट शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि मैं सोच रही थी लेकिन तुमने ये सारे शब्द कहाँ से सीखी? थियोर उसके ऊपर चिल्लाता है और सोचता है कि तुम तो मुझे वो वैसे भी दे ही दोगी, तो तुम मुझे इंतज़ार क्यों करवा रही हो? पहले तुम दयालु बनती हो, लेकिन आखिर में तुम एक बेकार चीज़ हो जो बस रोता है और भीख मांगता है मेरे कदमों पे। ये रेगिना है। हालांकि वो कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपनी बहन को उसकी सही जगह दिखाने के लिए। रेगिना कहती हैं कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और वो अपने लिस्ट में एक और पॉइंट ऐड करती हैं कि कचड़े बस वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेचारे छोटे भाई, कैसे तुम जब भी बोलते हो तो अपने क्लास को गवाते हो। लोग इसे शायद एक ट्रैश प्रिंस का क्लास कहेंगे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो उसके ऊपर एक कुर्सी फेंक के मारती हैं। अगले सीन में वो और थियोर एम्परर के सामने होते हैं। एम्परर कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने थियोर के ऊपर एक कुर्सी फेंकी, क्या ये सच है? तो रेगिना कहती हैं कि यस। फिर वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? रेगिना सोचती हैं कि एम्परर से मिलने के दो तरीके हैं। पहला तो मिलने के लिए रिक्वेस्ट करो, दूसरा इंपीरियल फैमिली के टाइम में जैसे कि खाने समय बात करो। सोचना कि बस क्योंकि मैंने थियोर पे एक कुर्सी फेंका, उन्होंने इतने जल्दी मुझे बुला लिया। उन्होंने हमेशा मेरे मिलने के रिक्वेस्ट को मना किया है।
लेकिन ये सही समय है, इससे मैं उन्हें बता ही दूंगी। फिर वो हंसते हुए कहती हैं कि क्योंकि मेरे बगल में एक कुर्सी था और सोचती हैं कि मैं एक बड़ा कचड़ा बनूंगी प्रिंस थियोर से भी। ये सुनने के बाद एम्परर शॉक हो जाते हैं। फिर रेगिना कहती हैं कि सच कहूँ तो मैं तो एक टेबल फेंकना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, इसलिए मैंने एक चेयर फेंक दिया। फिर एम्परर कुछ कहने लगते हैं तो रेगिना उनकी बात काटते हुए कहती हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने लास्ट एम्पायर के पहले इंपीरियल प्रिंस के ऊपर एक कुर्सी फेंका। फिर एम्परर कहते हैं कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो कहती हैं कि आप पूछ रहे हैं कि क्यों मैं अभी ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, जबकि मैं हमेशा थियोर के व्यवहार की विक्टिम रहती थी। फिर वो कहती हैं क्योंकि मैं अब इसे और सहना नहीं चाहती। वो सोचती हैं कि जब मैं छोटी थी तो इंपीरियल प्रिंस के सामने जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो बस मरने के बाद ही निकल रहा है। मेरी माँ की मौत मेरी नहीं, किसी की भी गलती नहीं है, तो क्यों मैं माफ़ी मांगूं? फिर वो एम्परर से एक सवाल पूछती हैं कि आपको पता है थियोर एक गलत रास्ते पे जा रहा है, तो क्यों आप कुछ नहीं कर रहे हैं? एम्परर कहते हैं कि वो एक बेचारा बच्चा है। इसे सुनने के बाद थियोर वहाँ से भाग जाता है। रेगिना कहती है कि बेचारा इस कारण क्योंकि उसने अपनी माँ को खोया है। एम्परर चिल्लाते हैं कि रेगिना। वो सोचती हैं कि जो दूसरा रूलर है लाइस एम्पायर का, उसे अभी डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि मेरे यहाँ पर आने से पहले थियोर दूसरा एम्परर बना, जैसा एम्परर चाहते थे वैसे ही। हालांकि उसके बाद एक लड़ाई हो गया। फिर रेगिना कहती हैं कि लेकिन योर मैजेस्टी, उन बच्चों की गिनती जिन्होंने अपनी माँ को खोया है वो एक नहीं बल्कि 2 है। क्यों आपने इंपीरियल लॉ को नहीं तोड़ा? इंपीरियल लॉ को आपका नाम इस्तेमाल करके हटाया जा सकता था। तो एम्परर चिल्लाते हैं कि क्या इंपीरियल लॉ तुम्हारे लिए इतना बेकार है? रेगिना चिल्लाती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि इंपीरियल लॉ कितना ज़रूरी है, कि योर मैजेस्टी एम्परर नहीं है। एम्परर कहते हैं कि तुम बेशर्म हो रही हो। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं हो रही हूँ बेशर्म, लेकिन क्या ये अक्षम होने से ज़्यादा बेहतर नहीं है? एम्परर सोचते हैं कि क्या ये वो भावनाएं हैं जिसे उसने अभी तक दबा के रखा था? मैं एक लौता व्यक्ति नहीं था जिसने उसे उस दिन खोया था। क्या ये पहली बार है जब मैं उसके चिल्लाने के कारण हकीकत को समझ पा रहा हूँ? फिर रेगिना कहती हैं कि मैं उस गद्दी पे बैठने का नहीं सोच रही हूँ जो कि एक छोटे से कागज़ पे लिखे हुए चीज़ को नहीं बदल सकता है। वो सोचती हैं कि अगर वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो क्यों मैं उन्हें फादर की तरह ट्रीट करूँ? क्योंकि मैं ये नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि वो एम्परर हैं, तो मैं उन्हें एम्परर की तरह ही ट्रीट करूँगी। वो कहती हैं कि मैं अब अपने हिसाब से रहूँगी। तो एम्परर कहते हैं कि लेकिन, तो वो कहती हैं कि मैं अपने हिसाब से रहूँगी और योर मैजेस्टी के सामने से गायब हो जाऊँगी एक दिन अपने आप से। लेकिन आप थियोर की चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे उसे एक अच्छा राजा बनाना है। वो सोचती हैं कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो कैपिटल को छोड़ देंगी और इंपीरियल फैमिली मेंबर के टाइटल को भी हटा देंगी। फिर एम्परर उन्हें रोकते हुए रेगिना कहते हैं, तो वो कहती हैं वही बात जो कि एम्परर ने उन्हें बचपन में कहा था कि जो लोग यहाँ पर हैं वो एक एम्परर और एक प्रिंसेस हैं, एक फादर और एक डॉटर नहीं। मैंने सुना है कि थियोर के स्वॉर्डमैनशिप के टीचर फिर से बदल रहे हैं, मैं उस लेसन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो एम्परर कहते हैं जैसा चाहती हो वैसा करो, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। एम्परर सोच रहे होते हैं कि रेगिना, उस बच्ची ने मुझे एम्परर कहा, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, वो हमेशा मुझे फादर कहती थी। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से कुछ खास को खो दिया है।
अगले सीन में एम्परर का अटेंडेंट रेगिना को बुला रहा होता है कि एम्परर ने उन्हें बुलाया है, लेकिन रेगिना मना कर देती हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे एम्परर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ खाना भी खा रहे हैं। फिर वो अपने आप को शीशे में देखते हुए काफ़ी मस्त बात कहती हैं, जो कि आपको सुनना चाहिए। वो अपने बाल को पकड़ते हुए कहती हैं कि मैंने अपने बाल को काट दिया था वॉर के समय, क्योंकि ये कमज़ोरी बन सकती है। लेकिन अगर ये कमज़ोरी बन सकती है तो मुझे बस ताकतवर होना होगा ताकि मैं उससे लड़ सकूं। फिर हमें एरॉन वेस्टिंग के बारे में बताया जाता है कि वो एम्पायर के 2 ड्यूकडम्स में से एक का दूसरा बेटा है और वो द मार्ग्रेव ऑफ द ईस्ट एजल वेस्टिंग का सक्सेसर है, यानी कि फ्यूचर मार्ग्रेव, और अभी उसकी उम्र 18 साल है। उनके शॉर्ट स्किल्स उनके लुक्स की तरह ही अच्छे हैं, इसलिए वो हाई सोसाइटी के लेडीज़ के बीच में काफ़ी फेमस हैं। ये सारी बातें सेल्मा प्रिंसेस को बता रही होती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनके पास बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया और वो अपना ज़्यादातर समय बॉर्डर्स पे ही बिताते हैं। प्रिंसेस सोचती हैं कि अगर मुझे ट्रैश प्रिंसेस बनना है तो मुझे कोई चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूं। हमें ये भी पता चलता है कि एरॉन आज से थियोर के स्वॉर्डमैनशिप का इंचार्ज है। प्रिंसेस सोचती हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगले सीन में वो स्वॉर्डमैनशिप के ग्राउंड में होती हैं, तभी सेल्मा उन्हें आके बताती हैं कि एरॉन आ चुके हैं। फिर जैसे ही प्रिंसेस पीछे मुड़ती हैं वो तो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं ये देखकर कि एरॉन कितना ज़्यादा हैंडसम है। एरॉन उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन वो तो ये सोच रही होती हैं कि मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ और कौन ऐसे चेहरे के साथ मेरे ऊपर शक करेगा। फिर एरॉन कहता है कि योर हाइनेस, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? तो प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने किया भी है लेकिन नहीं किया है। फिर एरॉन कहता है कि क्या आप बीमार हैं? प्रिंसेस तो शर्म के मारे पूरी लाल हो चुकी होती हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी, तुम अब उठ सकते हो। फिर एरॉन कहता है कि अच्छा होगा अगर आप गहरी सांस लें, ये मेथड हमारे डूची के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा, और सोचती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें ये चेहरा हर दिन देखना पड़ता है, वो ज़रूर ऐसा करते होंगे। फिर वो कहती हैं कि उनका दिल ज़रूर टफ है। एरॉन कहता है कि मुझे दिल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमारे डूची के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस कहती हैं कि क्या मैंने ये जोर से कह दिया? तो एरॉन कहता है कि हाँ। फिर प्रिंसेस और ज़्यादा शर्माने लगती हैं। वो सोचती हैं कि क्या मुझे इस आदमी के साथ डील करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि कहना एक दिक्कत है, लेकिन अगर एरॉन ने मान लिया तो मैं क्या करूँगी? वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ लोग ज़रूर मान जाएंगे कि मैं इनके प्यार में हूँ, और उनका चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर है कि एम्पायर को बर्बाद करना भी ठीक होगा। लेकिन मैं एम्पायर को बर्बाद नहीं करने वाली हूँ ऑफ कोर्स। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कुछ है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे पास लेसन के बाद आएंगे? एरॉन कहता है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। फिर रेगिना उन्हें शुक्रिया कहती हैं और ऊना को थियोर को लाने के लिए कहती हैं। फिर वो एरॉन से जो भी सवाल पूछती उसका वो एक शब्द में जवाब देता, जिससे चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगी थी। वो सोचती हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं थोड़े लेट ही से आती। आगे वो उनके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि अगर मैं इसे देखते रहूंगी तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी।
होगी, है ना। फिर वो थियोर को लेने चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें थियोर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि दो नौकरों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो वो कहती हैं ऊना। तो ऊना बताती हैं कि लेडी रेगिना, जब तक मैं यहाँ पर आई तब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी थीं। फिर जो नौकर हैं वो रेगिना से उन्हें बख्शने के लिए कहने लगते हैं। तो रेगिना कहती हैं कि मुझे जानना होगा कि क्या हुआ है तुम्हें बचाने के लिए। फिर मेड बताने लगती हैं तो थियोर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एक शब्द मत कहना। रेगिना दिखती हैं कि थियोर की आंखों में आंसू होता है। तो वो गुस्से से कहती हैं कि तुम दोनों अपने लिए कहो। थियोर चिल्लाता है कि तुम्हें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती हैं कि थियोर चुप हो जाओ। फिर रेगिना उन दोनों से कहती हैं कि कब तक तुम मुझे इंतज़ार करवाओगे। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो उन रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे योर हाइनेस अपनी मदर को निगल गए। हम मरना डिजर्व करते हैं और हाइनेस प्लीज हमें बख्श दीजिए। जो थियोर है वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है वो फिर से मुझे इन्हें जाने देने के लिए कहेंगी। तभी रेगिना कहती हैं कि अगर तुमने एक पाप किया है जिसके लिए तुम्हें मरना चाहिए तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। वो कहती हैं कि थियोर तुम्हारा पर्सनल लाइट कहाँ है। तभी वहाँ पर उनका गार्ड जैसे थारन आता है और प्रिंसेस को ग्रीट करता है। तो प्रिंसेस कहती हैं यहाँ पर लोग हैं जो कि इंपीरियल फैमिली के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो कहता है कि लेकिन मैं कैसे ये सारी चीजें कर सकता हूँ। रेगिना सोचती है कि ये सच है, जैसे थारन बस थियोर का पर्सनल नाइट है, उसके लिए थियोर को शांत करना और चीज़ों को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये सब अब नहीं मानना। फिर वो कहती हैं कि जिसने इंसल्ट किया मेरे छोटे भाई जिसके नाम में एल्पीरी है तुम्हारे मास्टर, मैं पूछ रही हूँ कि कैसे तुम हंस पा रहे हो इन लोगों को छोड़ने के बाद। तो फिर वो नीचे बैठ के उनसे माफ़ी मांगता है। फिर प्रिंसेस सेल्मा को इंपीरियल गार्ड्स को लाने के लिए कहती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसा लगता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, उसे बस एक पागल बनने से रोकना काफी नहीं है। थियोर को एक सक्षम कचड़ा बनना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं जाने वाली हूँ। थियोर को स्किल्स की जरूरत होगी इन लोगों का खुद से ख्याल रखने के लिए। उसे समझना होगा कि कब सही गुस्सा दिखाना है और कैसे अपने अंदर के लोगों को वैसे चलाना है जैसे वो चाहता है। फिर सब लोग रेगिना से माफी मांग रहे होते हैं। तो वो कहती हैं मैं नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर सब लोग थियोर से माफी मांगने लगते हैं। रेगिना कहती हैं थियोर तुम एक इंपीरियल प्रिंस हो, ऐसे तमाशा करना लोगों को ये बताने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो अपनी आवाज को धीरे करना, अपनी पीठ सीधी करना और अपने चेस्ट को बाहर निकाल के उन्हें बताना कि उन्होंने क्या गुनाह किया है और अपना पनिशमेंट देना। तो थियोर कहता है कि समझ गया। फिर वो कहती हैं लेकिन थियोर क्या इस कारण तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप क्लासेस के लिए लेट हो। थियोर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस चीज को हिलाओगी तो मैं डर जाऊंगा। तो फिर वो कहती हैं कि तुम्हें ये शब्द नहीं कहनी चाहिए पीछे हटते हुए। थियोर तो वो चिल्लाता है कि दूर हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरी रक्षा अच्छे से नहीं करोगे। तो उसका पर्सनल गार्ड चिल्लाता है कि रुक जाइए योर हाइनेस, प्लीज मुझसे दूर हटिए। और फिर उसके बाद मारने की आवाज़ सुनाई देती है। सेल्मा कहती है कि मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर हम भूल जाएंगे कि हमने अभी क्या देखा है। अगले सीन में जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के टीचर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो थियोर चिल्लाता है कि मैं डिसाइड करूँगा मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। तो कहती हैं कि मेरे डार्लिंग छोटे भाई क्या तुम्हें और मार खाना है। और फिर उनका जो गार्ड है उन्हें तेजी से लेके भाग जाता है। सेल्मा कहती हैं कि योर हाइनेस क्या होगा अगर बुरे रूमर सर्कुलेट होना चालू हो जाए। तो वो कहती हैं कि एक रूमर को मारना और दूसरा रूमर चालू करना क्या ये परफेक्ट नहीं है। एक रूमर को मारना सिंपल है, तुम्हें बस सारे व्यक्ति को पनिश करना पड़ेगा जो इसके बारे में बात करता है। वो सोचती हैं मेरे आने से पहले थियोर का अपनी माँ को निगल जाने वाला रूमर मेरे छोटे भाई को जब तक वो जिया तब तक परेशान किया।
कहती हैं कि क्या आप उस रूमर के बारे में जानना चाहती हैं? वो क्या हो सकता है? रूमर कि मैं एक पीस ऑफ ट्रैश बन रही हूँ। वो चिल्लाती हैं, योर हाइनेस क्यों आप ऐसा कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि इस तरह जो लोग हैं वो मेरे ऊपर गिव अप कर देंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे गद्दी पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे गद्दी पे बैठाने की। थियोर एक ट्रैश है तो मैं एक बड़ी ट्रैश बनूंगी। ये ऑब्वियस है कि उन लोग हम दोनों में से कम वाले को चूज करेंगे। मैं जो चॉइस है रेगिना भी अल्पीरी की, उसको हटाने वाली हूँ। अगले सीन में रेगिना अपने रूम में एरोन का इंतजार करते हुए सोचती हैं कि इम्पीरियल प्रिंसेस के साथ एक प्राइवेट मीटिंग। अगर लोगों को ये पता चल गया तो रूमर्स फैलना चालू हो जाएंगे। हालांकि ये दूसरी कहानी होगी अगर उसने डील को मान लिया तो। वो बताती हैं कि उनकी पिछली जिंदगी में एरोन की मौत बॉर्डर पे बारबेरियंस को रोकते समय हुई थी। एरोन के मरने के बाद जो ड्यूक हैं वो डचेस के साथ मर गए जैसे कि ये प्लान था। और थियोर के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले मैंने एरोन के भाई गिस्ले वेस्टिन के साथ ड्रिंक पिया। मैंने सोचा कि हम लोग अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन हरमन ने उसे मार दिया। तभी वहाँ पर एरोन आ जाता है तो थोड़ी बहुत बातों के बाद प्रिंसेस उसे डायरेक्ट कह देती हैं कि मुझे अपने एंगेजमेंट को तोड़ना है। तो एरोन कहता है हाँ। प्रिंसेस कहती हैं कि क्या तुम हैरान नहीं हो? तो एरोन कहता है कि मैं हैरान हूँ। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि एनीवेज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। तो एरोन कहता है कि कैसी मदद? प्रिंसेस कहती हैं मेरे लवर बन जाओ। तो एरोन कहता है क्या? तो प्रिंसेस शर्माते हुए कहती हैं कि असली लवर नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप रखो। तो एरोन कहता है कि मुझे उससे क्या मिलेगा योर हाइनेस? रेगिना कहती हैं कि क्या ये परेशानी भरा नहीं है? मैंने सुना कि तुम्हारा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास बहुत सारे लवर्स नहीं है? मेरा होना ही तुम्हारे लिए काफी अच्छा शील्ड बन सकता है। सिंपल शब्दों में वो ये कह रही हैं कि एरोन के पास बहुत सारे लवर्स हैं और वो उससे बचना चाहता है, तो वो प्रिंसेस को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एरोन को ये डील नहीं पसंद आती है तो प्रिंसेस उठते हुए सोचती हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है अगर मेरा ऑफर उसे पसंद नहीं आया। ये शायद एरोन के सामने मेरे इम्प्रेशन को बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर वो उसके पास जाके कहती हैं कि ये एक ऑर्डर है। अगले सीन में वो थियोर के लिए क्लब यानी कि एक गधा बनाने का सोच रही होती हैं, लव एंड जस्टिस का। वो कहती हैं कि क्या वो उस पे अपना नाम भी लिखवा लें। बेचारी सेल्मा, उसका तो ये सब सुन सुन के हालत खराब हो रहा होता है। फिर वो जॉन जो कि प्रिंसेस के पर्सनल नाइट है उसके ऊपर गिर जाती हैं, जिससे वो शर्माते हुए उन्हें प्यार से देखने लगता है। तो प्रिंसेस उन्हें पास बुलाते हुए कहती हैं कि जॉन तुम्हें अपने भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। तो कहता है कि क्या आप बता सकती हैं? तो प्रिंसेस कहती हैं सेल्मा को छोड़कर सब ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है। तो वो कहता है कि सब लोग काफी ज्यादा समझदार हैं। तो रेगिना कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि क्यों तुम अपने दिल के साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है कि प्यार आपको अजीब चीजें करवाता है। रेगिना बताती हैं कि जॉन डर्फी मेरे पर्सनल लाइफ बनने के बाद वो सेल्मा से प्यार में पड़ गया और उसने अपने वन साइडेड क्रश को मरने तक अपने पास रखा। उन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 11 साल का है और वो अपने पेरेंट्स के घर विधवा बनने के बाद आई थी। मेरे यहाँ पर आने से पहले वो जो प्यार था कभी भी एक साथ नहीं हो सका, लेकिन मैं वो फ्यूचर बदलना चाहती हूँ। फिर वो ऊना से कहती हैं कि ऊना तुम्हारी चाय बनाने की स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि एक्सक्यूज़ मी योर हाइनेस, लेडी सिग्नी काफ़ी गुस्से में देख रही हैं। सेल्मा चिल्लाती है कि ये आपका समय नहीं है ऐसे आराम से चाय पीने का योर हाइनेस। तो वो कहती हैं कि ओह माय सेल्मा, तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरी लग रही हो। फिर जॉन हंसते हुए कहते हैं कि यार हाइनेस आप काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। तो वो कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है एक ट्रैश प्रिंसेस का पर्सनल लाइट बनने में? तो जॉन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करूंगा। तो सेल्मा चिल्लाती है सर जॉन। तो वो कहते हैं कि
एनीवेज मैंने सुना है कि जो लेडी है वो सतर्क हो जाता है जैसे ही वो आपका नाम सुनता है। प्रिंसेस को समझ में नहीं आता है तो जॉन बताता है कि ये जैसे यानी कि थियोर के पर्सनल नाइट का निकनेम है। वो जब तक 5 साल का था तब तक वो एक लड़की की तरह रहा था। तो प्रिंसेस एक्साइट होते हुए इसकी वजह पूछती है तो जॉन बताता है कि मुझे लगता है कि ये उनके घर का एक ट्रेडिशन है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर तुम एक लड़की की तरह रहोगे तो विचेस का जो बैड लक है वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि वो बड़े होने के बाद भी सुंदर लगता है तो जो निकनेम है वो अभी तक है। प्रिंसेस कहती हैं कि वो सुंदर है। ऐसा लगता है कि आजकल मैं जिन लोगों को देख रही हूँ वो या तो थियोर है या फिर एरॉन है। फिर वो कल की बात को याद करती है जब उन्होंने एरॉन के पास जाके कहा था कि ये एक ऑर्डर है, मेरे लवर बन जाओ। तो एरॉन कहता है कि मैं समझ गया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या प्लान कर रही हैं? तो प्रिंसेस बताती हैं कि मैं एक ट्रैशी प्रिंसेस बनूंगी जो कि प्यार में पागल है और तुम्हारे ऊपर चिपकी रहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इम्पीरियल प्रिंसेस जैसा ही व्यवहार करना है। तो एरॉन कहते हैं इम्पीरियल प्रिंसेस जैसा? तो वो कहती हैं कि हाँ, फिर मेरे इतने ज्यादा कहने पे तुम ना चाहते हुए भी मुझे मान जाओगे और अगर पॉसिबल हो तो मैं इंगेज भी होना चाहती हूँ। तो एरॉन कहता है कि क्या यार हमें शादी नहीं करना चाहती हैं? तो प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सोच रहे हो शादी करने का कह के? तो सोचती हैं कि ऑलरेडी मेरा परिवार मुझे इतना परेशान कर रहा है, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है किसी और के साथ रहने का। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे और कुछ कहना है? तो एरॉन कहता है कि मैं ठीक हूँ, जब तक आपको याद रहे कि ये सब बस एक नाटक है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। अगले सीन में वो एक लेटर लिख रही होती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने सिविल ड्यूटी पे भी एक लेटर भेजा है। सेल्मा उनसे पूछती हैं तो वो बताती हैं कि मैंने उन्हें दूसरा पार्टनर चुनने के लिए कहा है थियोर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये सुनने के बाद सेल्मा शॉक हो जाती हैं। फिर प्रिंसेस ऊना को एक लेटर वेस्टर्न ड्यूटी ले जाने के लिए कहती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि वो आज ही वेस्टर्न ड्यूटी आ रही हैं। तो सेल्मा चिल्लाती है कि कौन जाने के दिन ही लेटर भेजता है कि आज आप आ रही हैं? तो कहती हैं कि मैं भेजती हूँ। क्या ये परफेक्ट तरीका नहीं है एक ट्रैश प्रिंसेस का अपने आने के बारे में बताने का? अगले सीन में वो कैरेज में जाते हुए थियोर के बर्थडे में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसे सोच रही होती हैं। पहला, थियोर ड्रंक हो गया था, उसके ब्लेड डांस के कारण सोल्जर्स को चोट पहुंची और उसकी फियांसे बेहोश हो गई थी। दूसरा, एम्परर के ऊपर हमला, जो बैंक्वेट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो मुझे एंटीडोट बनाने आता है। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है डैनियलन फ्लावर्स, जो कि वेस्टिंग की ड्यूचेस अपने गार्डन में उगाती हैं। ये एक रेसिपी है जो मुझे मरने से पहले पता चला था और अभी तक याद है। मैं एरॉन के साथ प्लान को एक और बार डिस्कस करूंगी और डैनियलन फ्लावर्स ले आऊंगी। फिर जब वो पहुंचती हैं तो गिस्ली वेस्टिन उनका स्वागत करता है। वो सोचती हैं कि मुझे वेस्टिन परिवार के लोगों को अपना एलाइस बनाना होगा। फ्यूचर में मैं जो भी करने वाली हूँ उसको देखते हुए मुझे यहाँ पर अच्छा दिखना होगा। और फिर वो गिस्ली को देखने लगती हैं तो वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलती की है? तो वो कहती हैं कि नहीं, ये काफी अच्छी बात है कि आप मुझे ग्रीट करने आए। फिर वो किस्ली के साथ अंदर रूम में होती हैं, तभी वो वाव कहती हैं क्योंकि उनके सामने एरॉन पसीने में भीगे हुए आता है। वो कहती हैं कि भले ही ये तुम्हारा घर क्यों ना हो, वैसे चलना एक क्राइम है। फिर वो कहती हैं कि एनीवे मैं डैनियलन फ्लावर्स लेना चाहूंगी, क्या तुम इजाजत देते हो? गिस्ली कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो प्रिंसेस कहती हैं तो फिर मैं सर एरॉन को मुझे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। तो वो कहते हैं क्या? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो कहते हैं कि मैं सर्वेंट्स को फ्लावर्स ले जाने के लिए कहता हूँ। फिर रेगिना बारबरा वेस्टिन के बारे में सोच रही होती हैं कि ये एम्पायर की सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, जिसे एम्पायर का रोज भी कहा जाता है।
ये नेचुरल है कि वो सब हैंडसम है क्योंकि उनके अंदर उन्हीं का खून है। लेकिन क्या जो लोग हैं वो अब सर एरन को सबसे खूबसूरत नहीं कहते हैं? सच में मुझे परफेक्ट आदमी मिला है। फिर वो गार्डन को देखने के बाद कहती हैं कि क्या डुचेस ने ये सारी चीजें खुद से उगाई हैं? तो एरन कहता है कि उन्होंने ये सब खुद से उगाई हैं नर्सिंग होम जाने से पहले। तो रेगिना डुचेस के हेल्थ के बारे में पूछती हैं तो एरन कहता है कि वो काफी ठीक हो गया है। फिर प्रिंसेस धीरे से कहती हैं कि हमारी जो बातें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, है ना? तो एरन कहता है कि नहीं जाएंगी। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि मैंने सिविलिस फैमिली को एक लेटर भेजा है। हालांकि हम दोनों की एंट्रेंस अलग अलग समय पे होगी, तो मेरे पार्टनर की तरह आओगे जब जो एरोलिस की डॉटर है और थियोर का डांस खत्म हो जाएगा। फिर एरन कहता है कि मैं आपसे डांस के लिए पूछूंगा। प्रिंसेस सोचती हैं जो लोग हैं वो तो इससे ही हंगामा मचा देंगे। ये देखकर कि मैंने अपने फियांसे को दूर कर वेस्टर्न फैमिली के दूसरे बेटे के साथ डांस किया है, इससे हरमन का भी गर्व को ठेस पहुंचेगी। प्रिंसेस कहती हैं कि मैं डायरेक्टली कहने वाली हूँ कि मैं एंगेजमेंट को तोड़ रही हूँ। तब उनका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती हैं, लेकिन एरन उन्हें बचा लेता है। अगले सीन में जैसे ही प्रिंसेस आँख खोलती हैं उनके सामने एरन होता है। प्रिंसेस एरन को हटने के लिए बोल देती हैं इससे पहले कि उनका दिल फट जाए। फिर एरन पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? तो प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, मुझे अपनी मदद करने दीजिए। ऐसा कहते हुए एरन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो प्रिंसेस उठते हुए कहती हैं कि मैंने फिर से तुम्हें कुछ अजीब दिखा दिया। तो एरन कहता है कि परेशान मत होइए, मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर प्रिंसेस अभी जो हुआ उसे भूलने के लिए कहती हैं तो एरन मान जाता है। फिर प्रिंसेस कहती हैं और उस बात को कंटिन्यू करने के लिए जहां मैंने छोड़ा था। तो एरन को उनकी बातें याद होती हैं कि भले ही वो अपने एंगेजमेंट तोड़ने के बाद कुछ भी करे, एरन को कुछ नहीं करना है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि तुम कितने ज्यादा भरोसेमंद हो। तो एरन कहता है कि हाँ। पता नहीं क्यों प्रिंसेस को एरन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो कहती हैं कि क्या हम लोग खोदना चालू करें? तो एरन कहता है कि नौकर अभी तक आए नहीं है। तो वो कहती हैं कि यहाँ पर एक खाली पॉट है और फावड़ा है। तो फिर एरन कहता है क्या मुझे ये करना पड़ेगा? तो प्रिंसेस कहती है तो फिर क्या मैं करूँ? फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जो किसली है। वो कहते हैं कि क्या हुआ अभी? तो फिर एरन कहता है कि मुझे हिज हाइनेस थियोर के बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन मिला। तो गिस्ली कहते हैं कि ऑलरेडी मैं लेडीज का लाइन देख सकता हूँ जो तुम्हारे पार्टनर बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो एरन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक पार्टनर है। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाते हैं। तो एरन कहता है कि एक लवर नहीं। तो गिस्ली कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास एक पार्टनर है। तो एरन कहता है कि हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि क्या ये हर हाइनेस रेगिना है? तो एरन कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो गिस्ली अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि तो ये हर हाइनेस ही है, पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि कैसे प्रिंसेस पहले एक बेचारी लड़की थी लेकिन अभी वो काफी बदली हुई लग रही थी। फिर वो एरन से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम हर हाइनेस के सामने वैसे ही चले गए। भले ही वो इतने जल्दी आए लेकिन फिर भी हमें उन्हें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। एरन कहते हैं कि मैं बस उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहता था। तो गिस्ली कहते हैं कि मुझे सच बताओ। तो एरन कहते हैं कि वो काफी ज्यादा परेशानी भरा था। ये सुनने के बाद गिस्ली परेशान होते हुए अपने मुंह को ढक लेते हैं। फिर वो बैठते हुए कहते हैं कि जब हर हाइनेस रेगिना का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आएगा वो एम्पायर की सबसे खूबसूरत लेडी बन जाएंगी। तो फिर एरन कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे लोगों के लुक्स के बारे में फर्क नहीं पड़ता? तो फिर गिस्ली चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में यही अनोइंग लगता है। तो एरन कहता है लेकिन कम से कम तुम मुझसे नफरत नहीं करते। गिस्ली कहते हैं कि ये इसे और ज्यादा अनोइंग बनाता है। एरन को समझ में आ रहा होता है कि वो किस बारे में परेशान है कि कहीं हर हाइनेस एरन के प्यार में न पड़ जाए। एरन प्रिंसेस की वही बातें कि मैं कभी भी तुमसे प्यार में नहीं पड़ूंगी को याद करते हुए सोच रहे होते हैं कि भले ही उन्होंने ऐसा कहा है
अच्छा होगा कि मैं उनसे अपना डिस्टेंस बनाए रखूं और प्रिंसेस यही चाहती हैं कि मैं उनसे जैसा व्यवहार किया करता था वैसा ही करूं। मैं उनके ऑर्डर्स को काफी अच्छे तरीके से मान रहा हूँ, इस बार भी ये कुछ भी अलग नहीं है। अगले सीन में प्रिंसेस काफी जालिम तरीके से डैंडेलियंस के पेटल्स को काट रही होती हैं और कुछ बनाने लगती हैं, तो सलमा उसके बारे में पूछती हैं तो वो बताती हैं कि ये खाने से पहले पीने के लिए अच्छा है। तो सलमा घबराते हुए पूछती हैं कि आप किसके खाने की बात कर रही हैं, तो प्रिंसेस कहती हैं एम्परर और मेरे प्यारे छोटे भाई की ऑफ कोर्स। ये सुनने के बाद उन लोग सोचते हैं कि ये ऑब्वियसली जहर देना है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि क्योंकि मैंने इसे सिल्वर के बर्तनों में बनाया है, कोई भी नहीं सोचेगा कि इसके अंदर जहर है। और द विचेस टीयर जिसने एम्परर को मारा था वो औरतों के ऊपर काम नहीं करता। जो रीजन है वो पता तो नहीं है, लेकिन शायद ये इस कारण था क्योंकि इसे एक विच ने बनाया है। मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि इसके ऊपर यानी कि एंटीडोट के ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो इसे नहीं पीने वाली हूँ, इसलिए छोड़ो। फिर वो ऊना और शेफ को अपने पास बुलाने लगती हैं। तभी वहाँ पर योर मैजेस्टी के अटेंडेंट आते हैं और हम देखते हैं कि किचन में क्या हालत चल रहा होता है। फिर जो प्रिंसेस है वो अच्छे से अपने उस जहरीले मेरा मतलब एंटीडोट को सर्व करती हैं और योर मैजेस्टी के पास ले जाने लगती हैं। फिर वो एम्परर के सामने पटकते हुए कहती हैं कि खाने से पहले इसको पी लीजिएगा। तो एम्परर घबराते हुए कहते हैं कि ये क्या है, तो वो कहती हैं कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। फिर थियोर और एम्परर उसे देखने लगते हैं। फिर एम्परर हिम्मत करते हुए उसे पीते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वाहियात होता है। वो कहते हैं कि इसका फ्लेवर यूनिक है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि चीज़ें जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं वो तो कड़वी होंगी ही। फिर वो थियोर की तरफ देखती हैं, तो थियोर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है अगर तुम ऐसे देखोगी तो मैं डर जाऊंगा। तो प्रिंसेस कहती हैं परेशान मत हो, मैंने वो अपने साथ नहीं लाया है। वो अपने बैट यानी कि अपने क्लब ऑफ लव एंड जस्टिस की बात कर रही होती हैं। फिर वो थियोर को पीने के लिए देती हैं, लेकिन थियोर उन्हें चिढ़ाते हुए भाग जाता है। फिर वो एम्परर से कहती हैं कि क्या आप इसे खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका स्वाद और ज्यादा बदतर हो जाएगा। और ये वो भी चाय है जो मैंने योर मैजेस्टी के सेहत के बारे में सोचते हुए बनाया है, बहुत ज्यादा मेहनत कर सुबह से। ये सुनने के बाद कि उनकी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत की है, वो पूरे कप को पी जाते हैं। फिर रेगीना जाने लगती है तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रेगीना कहती हैं मैं सुबह हल्का खाना पसंद करती हूँ। फिर वो उन्हें ये भी बताती हैं कि सलमा कल से रोज ये मेडिसिन उनके पास लेकर आएंगी। बेचारे एम्परर अपने आप को इस बात से दिलासा दे रहे होते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये एक एंटीडोट है। फिर बाहर जाने के बाद रेगीना ऊना से अपना क्लब फॉर लव एंड जस्टिस मंगवाती है। अब उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो आप जानते ही हैं। अगले सीन में रेगीना नहा रही होती हैं और सलमा बताती हैं कि थियोर ने जिन्होंने भी रूमर्स फैलाया है उनको क्या पनिशमेंट देना है वो डिसाइड कर लिया है। वो दोबारा कभी कैपिटल में कदम नहीं रख पाएंगे। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि सलमा ये बैंक्वेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सलमा कहती हैं कि हाँ, और वो सोच रही होती हैं कि मुझे नहीं पता कि क्यों प्रिंसेस थियोर की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लिया है। जब वो छोटी थी तब भी, तो जब तक प्रिंसेस मुझे इसकी वजह बताने का फैसला ना कर ले तब तक मैं इंतजार करूंगी। तभी रेगीना कहती हैं कि और हाँ, थियोर के पास अल्कोहल नहीं होना चाहिए, उनसे कहना कि अगर वो उसे रोक ना पाए तो मुझे बुलाएं। फिर वो हरमन के पार्टनर के बारे में पूछती हैं, तो सलमा बताती हैं कि वो वेडस विस्काउंटी की यंग लेडी हैं, अनीता वेडस। कुछ सालों पहले सब लोग वेडस के परिवार में बस उसको छोड़ के मर गए थे और तब ड्यूक सिविलिस ने उन्हें अंदर लाया। उन लोग कोई स्पेशल रिलेशनशिप में नहीं है और जैसा कि मैंने सुना है वो भाई बहनों की तरह है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि आखिरकार हम मिल ही गए और सोचती हैं कि इस बार मैं चीज़ों को तुम्हारे तरीके से जाने नहीं दूंगी। एंगेजमेंट को तोड़ना मेरा ऐलान है, मेरा ग्रैंड और बड़ा ऐलान वॉर का।
फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती हैं तो ऊना कहती है कि योर हाइनेस आप काफी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। हम देखते हैं कि सैल्मा काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रही होती हैं तो प्रिंसेस कहती हैं कि ये अच्छा होगा अगर वो बात सच है, लेकिन यूना क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो, मेरे पार्टनर आज सर एरन है। फिर वो सैल्मा से कहती हैं कि जो गिफ्ट मैंने सर एरन को भेजा है क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें वो पसंद आएगा। तो फिर सैल्मा कहती हैं कि हमने रेड डायमंड का इस्तेमाल किया है उसके कलर उनकी आंखों से मैच करने के लिए। उन्हें ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा पता हो या फिर ना हो, उन्हें गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा होगा अगर वो सच है। तो हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस ने एरन को कप्स गिफ्ट किए हैं उनकी ज्वेलरी से मैचिंग। तभी जो अटेंडेंट है वो कहते हैं कि लेडी रेगिना आपका समय आ गया है। प्रिंसेस सोचती हैं कि वो दिन आखिरकार आ ही गया, ये समय है मुझे मेरे दुश्मनों से मिलने का। फिर हमें एरन को दिखाया जाता है जिसने प्रिंसेस का गिफ्ट पहना हुआ होता है, अगर आप उसके हाथों पे ध्यान देंगे तो। और हमेशा की तरह सारी लेडीज एरन की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये भी कि कैसे वो प्रिंसेस के पार्टनर हैं। तभी हम लोग गिस्ली को देखते हैं जिसके पास उनके अंकल लेजल वेस्टन आते हैं। वो एरन को देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर अकेले इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम्हें उसके बगल में खड़े होने में शर्म आ रही है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे बस कुछ सोचना था। फिर वो गिस्ली के फियांसे के बारे में पूछते हैं तो फिर वो बताता है कि चार्लेट को सर्दी लग गई है और मैं किसी और के साथ नहीं आ सकता जब मेरे पास एक फियांसे है ना। तो अंकल उसे ज्ञान बांटते हुए कहते हैं कि अभी तो शादी भी नहीं हुई है, बस एक एंगेजमेंट है, तो बड़ा इशू क्या है, तुम्हें पता है ये प्यार। गिस्ली तो एरन के बारे में ही सोच रहा होता है कि भले ही ये इंपीरियल फैमिली क्यों ना हो, अगर वो उन्हें पसंद नहीं करेगा तो वो कोई भी तरीका अपनाएगा उन्हें रिजेक्ट करने का। पता नहीं प्रिंसेस ने ऐसा क्या बैठ रखा है कि मेरा छोटा भाई एक्चुअली यहाँ पर आ गया। फिर अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं कि गिस्ली क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तो फिर गिस्ली कहता है कि मैं सुनूं या फिर ना सुनूं, आप हमेशा एक ही चीज कहते हैं और अंकल आपने पहले कभी भी डेट नहीं किया है। अंकल चिल्लाते हैं कि किसने कहा ये। तो फिर गिस्ली कहता है कि मदर और फादर, अगर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से किसने कहा है तो क्या आप मेरे ऊपर कम गुस्सा करेंगे। अंकल सोच रहे होते हैं कि जो पहला बेटा है वो इतना घुमा फिरा के बात करता है कि इसे हैंडल करना मुश्किल है और दूसरा बेटा इतना ज्यादा शांत है कि उसे भी हैंडल करना मुश्किल है। पता नहीं बड़े भाई ने अपने बच्चों को ऐसे क्यों पाला है कि कोई बीच में है ही नहीं। तभी वहाँ पर एम्परर के साथ प्रिंसेस और थियोर की एंट्री होती है। पता नहीं क्यों क्रिएटर्स ने एम्परर को ऐसे गुब्बारे जैसा कपड़ा पहना दिया है। फिर वो बैठने के बाद कहते हैं कि शुक्रिया आप सबका मेरे बेटे के बर्थडे में आने के लिए। फिर प्रिंसेस थियोर को हैप्पी बर्थडे कहती हैं तो थियोर उन्हें थैंक यू बिग सिस्टर कहता है। तभी वहाँ पर लेडी ग्रेटा यानी कि थियोर की फियांसे आती हैं और एम्परर भी सबको बैंक्वेट एंजॉय करने के लिए कह देते हैं और इसी के साथ उन लोग का डांस चालू हो जाता है। प्रिंसेस बैठे बैठे ये सोच रही होती हैं कि उन्हें ग्रेटा को भी एक क्लब देना चाहिए। फिर वो सेल्मा और जॉन को एक साथ देखते हुए सोचती हैं कि कैसे उसने सेल्मा को अपने पार्टनर बनने के लिए मना लिया। वो एक साथ अच्छे लगते हैं। फिर वो इंपीरियल गार्ड्स को देखती हैं जो कि काफ़ी दूर दूर खड़े हुए होते हैं। वो बताती है कि ये उन वजहों में से एक है क्यों एम्परर के ऊपर अटैक हो पाया था, क्योंकि उनके बगल में कोई गार्ड था ही नहीं और ऑफ कोर्स ये भी एक बेकार इंपीरियल लॉ ही है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा एरोगेंट थे, क्या इस कारण थियोर एक ट्रैश प्रिंस बना। वो थियोर को ऐसा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए देखकर स्माइल करती हैं। फिर वो सोचती हैं कि चलो फोकस करते हैं। जो असैसिन है वो एक नौकर बना हुआ था और उसने एम्परर के ऊपर इतने तेजी से वार किया कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसके बाद एम्परर ने खुद से उसके पनिशमेंट को डिसाइड किया तो मुझे बस असैसिन के मरने का खबर मिला। वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए सोचती हैं कि मेरे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो इंसिडेंट कब हुआ और ये भी कि असैसिन एक नौकर बना हुआ है।
मैं इसे रोक सकती हूँ, ये पहले से अलग होगा तभी थी। और ग्रेटा का डांस खत्म हो जाता है और रेगिना के पास एरन आते हैं और हमेशा की तरह एरन को देखने के बाद प्रिंसेस का दिल बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कि आज आप और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन एरन का कहता है कि आज मैं मॉडरेशन में तैयार हुआ हूँ, यानी कि ये इसका मैक्सिमम पावर भी नहीं है। तो फिर प्रिंसेस अपना चेहरा बनाते हुए कहती हैं कि शुक्रिया आपका इतना सोचने के लिए। फिर उन लोगों का डांस चालू हो जाता है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्या आपके गाल लाल नहीं होते, सारी नोबल लेडीज की आंखें आप ही की तरफ हैं। और वो सोच रही होती हैं कि इसके पेरेंट्स की लव स्टोरी पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा फेमस है, तो क्यों इसको शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो उनके पेरेंट्स को याद करते हुए सोचती हैं कि एक फायदे की शादी नहीं बल्कि एक प्यार की शादी नोबल सोसाइटी में। एरन कहता है कि ये इस कारण है क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रिंसेस कहती हैं रिलेशनशिप्स में भी नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपने अंकल की तरह बनना चाहता हूँ। एजिल वेस्टन ईस्टर्न बॉर्डर के मार्ग्रेव, जिसे एम्पायर का शार्पेस्ट ब्लेड भी कहा जाता है, एक दिन गर्मी के मौसम में खबर आया था कि उनका युद्ध में लड़ते समय देहांत हो चुका है। उसके थोड़ी ही समय बाद एरन ने उनकी जगह ले ली और अपने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को पूरा करने के बाद सर्दी से पहले ही एरन भी एजिल की तरह ही मारे गए। तभी प्रिंसेस को याद आता है कि वो गर्मी का मौसम तो इसी साल है। तो वो घबराते हुए कहती हैं कि मार्ग्रेव ईस्टर्न बॉर्डर में कब जाएंगी। तो एरन कहता है कि वो एम्परर से मिलने के बाद कल तुरंत चले जाएंगे। प्रिंसेस सोचती हैं कि मुझे इसे रोकना होगा, अगर वो बॉर्डर पे चले गए तो एजिल और एरन मर जाएंगे। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि वो अगर एजिल के डेथ को रोक पाएंगी एंगेजमेंट का इस्तेमाल करके, तो वो एरन को भी कैपिटल में रख सकती हैं। इसलिए वो कल एजिल के रेगुलर रिपोर्ट को रोकने का सोचती हैं और देखते ही देखते एरन और उनका डांस खत्म हो जाता है। फिर प्रिंसेस एरन को एक वंडरफुल पर्सन कहती हैं। तो वो कहता है मैं इसे काफ़ी बार सुनता हूँ लेकिन शुक्रिया, और सोच रहा होता है कि हाँ, मैं इसे काफ़ी बार सुनता हूँ लेकिन किसी ने भी मुझे ये आमने सामने नहीं कहा है। ऐसा याद करते ही वो स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस का तो हालत ही खराब होने लगता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए एरन को चलने का कहती हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो सहम जाती हैं। उसी व्यक्ति की आवाज़ जिसने तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं तांत्रिक बुलाऊं या फिर ब्लैक मेज, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आपने सही समझा, हरमन सिवले, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि क्या मैं इसे बस मार दूं, लेकिन वो अपने आप को संभालती हैं। हरमन कह रहा होता है कि मैं परेशान था कि क्यों आप एक नए पार्टनर को खोज रही हैं, लेकिन अभी मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ आपको सर एरन के साथ देखकर। तो प्रिंसेस कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे उन बातों पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हरमन कहता है कि कैसे मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ। प्रिंसेस चिढ़ते हुए सोच रही होती हैं कि कैसे उसने ऐसे ही झूठ बोल बोल के पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दिया था। तभी हरमन के पीछे से कोई निकलता है, जो कि वही तांत्रिक होती है, अनीता वेदिस, जो कि अपने इशारों पे कई लोगों को नचा सकती हैं। फिर प्रिंसेस चिढ़ते हुए उससे कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे मुझे पहले ग्रीट करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद अनीता उन्हें ग्रीट करती हैं और ये भी बताती हैं कि वो वेडस विस्काउंटी की इकलौती बेटी हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि उन्हें नहीं पता कि कैसे एक विस्काउंट की बेटी को तांत्रिक का पावर मिल पाया। वो बताती हैं कि ये तांत्रिक लोगों को ब्रेन वॉश करके उनसे किसी को भी धोखा दिलवा सकती हैं और वो उन्हें इतने ज्यादा नेचुरली मूव करवाती हैं कि कोई सोच ही नहीं पाएगा कि उन्हें इस तांत्रिक ने कंट्रोल किया है। वो ये भी पता लगाने का सोचते हैं कि अनीता वेडस विस्काउंटी की बेटी है भी या नहीं, और ये कि वो इस बार इन्हें जरूर रोकेंगी। फिर वो कहती हैं
तो तुम ही वो लेडी हो जिसे ड्यूक सिबलिस ने लाया है। अनीता हाँ कह के हरमन के पीछे छुप जाती हैं। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों घर के बीच में कोई बड़ी अदला बदली हुई थी। तो फिर हरमन कहता है कि विस्काउंट वेडस ने एक बार फादर की जान बचाई थी। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यंग लेडी को कुछ कर दूंगी। हरमन कहने लगता है कि क्योंकि अनीता को अभी भी नोबल एटिक्वेट्स की आदत नहीं हुई है तो मैं परेशान हूँ कि वो आपके सामने कुछ गलती कर देंगे। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं मैंने सुना कि उसने सिविलियस ड्यूटी में कुछ समय बिताया है लेकिन अभी भी उसे नोबल एटिक्वेट्स की आदत नहीं हुई है। तो हरमन कहता है क्योंकि वेडस विस्काउंटी में एक बीमारी फैली हुई थी तो वो रिकवर हो रही थी। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि अगर ये कोई देखेगा तो उन्हें लगेगा कि मैं यंग लेडी को बुली कर रही हूँ। फिर हरमन कहता है कि किसकी हिम्मत होगी ऐसा सोचने की। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं मैं सोचती हूँ कि किसकी हिम्मत होगी ऐसा सोचने की। प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो एरॉन उनका हाथ पकड़ के कहता है कि उन्हें अब चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए प्रिंसेस एरॉन से माफी मांगती हैं कि इसके कारण उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो एरॉन जवाब देता है कि उसे ये पहले से ही पता है और वो इसके साथ ठीक है। एरॉन तो प्रिंसेस के बारे में ही चिंता कर रहा होता है और कहता है कि योर हाइनेस स्ट्रांग है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि नहीं प्लीज मुझे इग्नोर कीजिए। वो सोचता है कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जितना हो सके उतना रोकना होगा। तभी वहाँ पर एक अटेंडेंट भागते हुए आती है और इम्पीरियल प्रिंस कहती है जिसे सुनने के बाद रेगिना समझ जाती है और एरॉन को रुकने का कह के वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि थियोर पूरा तहलका मचा रहा होता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस थियोर कहती हैं तो फिर वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरा नाम कहने की। तो प्रिंसेस कहती हैं किसकी हिम्मत, तुम्हारी बड़ी बहन की। फिर थियोर कांपते हुए कहता है कि मैं बस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मुझे रोक रहा था। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम्हारा अभी तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स तुम्हें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। थियोर कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने के बाद थियोर वहाँ से डरते हुए भाग जाता है। फिर प्रिंसेस पीछे मुड़ के कहती हैं क्या आप लोगों ने कुछ देखा। ये सुनने के बाद सब लोग डर के मारे नहीं नहीं कहने लगते हैं। फिर प्रिंसेस अपना ध्यान अटेंडेंस की तरफ कर देती हैं क्योंकि असैसिन के अपने चाल चलने का समय आ गया होता है। तभी प्रिंसेस का ध्यान अनीता पे जाता है जो कि अकेले खड़ी हुई होती है, जो प्रिंसेस को देखकर स्माइल करती है। और तभी एक अटेंडेंट चाकू निकाल कर एम्परर की तरफ वार करने के लिए बढ़ती है। तो फिर प्रिंसेस उसके सामने आ जाती है और एक कुर्सी को उठाकर उसे इतना मारती हैं कि उसका हालत पूरा खराब हो जाता है। फिर प्रिंसेस सोचती हैं कि ये परफेक्ट टाइम है और अनाउंस करने लगती हैं कि मेरे पास एक खबर है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग सुनेंगे। योर मैजेस्टी, मैं एंगेजमेंट को तोड़ रही हूँ। और अगले ही सीन में वो एम्परर के सामने होती हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो प्रिंसेस कहती हैं अगर आप मेरे एंगेजमेंट। तो फिर एम्परर चिल्लाते हैं कि वो नहीं। तो प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि फिर क्या वो ये सोचते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो मैंने करवाया है। वो आगे कंटिन्यू करती हैं कि मुझे नहीं पता कि आप गुस्सा क्यों हैं, तो अगर आप मुझे वजह बताएंगे तो मैं माफी मांगूंगी। फिर एम्परर चिल्लाते हैं कि रेगिना, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों तुमने असैसिन को रोका। तो प्रिंसेस सोचने लगती हैं कि वो इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि मैंने असैसिन को रोका। वो मुझे डांट रहे हैं जब मैंने उनकी जान बचाई। फिर वो कहती हैं कि इसमें क्या गलत है, योर मैजेस्टी को चाकू लगने वाला था। तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन बात चाहेगा कि उसका बच्चा उसकी जगह पे चोट खाए। प्रिंसेस शांत होते हुए कहती हैं तो आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आप मेरे बारे में परेशान थे। तो फिर एम्परर कहते हैं कि मुझे बताओ कौन सा बाप अपने बेटे के बारे में परेशान नहीं होगा। लेकिन रेगिना कहती हैं कि लेकिन योर मैजेस्टी के पास तो कोई बेटी है ही नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की, मुझे कभी भी आपके बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया गया। तो मैंने सोच लिया कि योर मैजेस्टी के पास कोई बेटी है ही नहीं। क्या मैं गलत थी। एम्परर कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। तो फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि मुझे लगता है उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है।
एम्प्रेस सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, भले ही कितना लेट क्यों ना हो। मैंने सोचा कि एक तरीका ज़रूर होगा, लेकिन फिर प्रिंसेस वहां से चली जाती हैं और रास्ते में उन्हें सर एरन मिलते हैं, जो कि उनसे पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा कुछ किया। तो फिर वो कहती हैं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हिज मैजेस्टी की जो लाइफ है वो खतरे में होती। तो फिर एरन कहते हैं, तो फिर आपको मुझे आपकी तरफ रखना चाहिए था। तो प्रिंसेस कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो एरन उनके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बैंकर की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा कम है, तो कभी भी मेरे साइड को दोबारा मत छोड़ना। तो प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं, आगे चल के मैं तुम्हारे साथ ही फंसे रहूंगी, अगर तुम चाहोगी फिर भी तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा पाओगे, तो इसलिए परेशान मत हो। क्या हो अगर हम लोगों से कहें कि असैसिन से लड़ने के कारण मुझे शौक लगा है, जिसके कारण मैं तुमसे चिपक रही हूँ। तो फिर एरन कहता है कि उतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग अनीता को देखते हैं, जिसको हरमन बता रहा होता है कि उन लोग का प्लान भी फेल हो चुका है और जो एंगेजमेंट है वो भी टूट चुका है। तो अनीता पूछती है कि जो एम्पीरियल प्रिंसेस है वो बदली बदली लग रही हैं, क्या तुम्हें पता है क्यों। तो फिर हरमन कहता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे और थोड़ा समय दो अनीता। तो अनीता कहती है कि क्या तुम्हें बस समय चाहिए। तो फिर हरमन अपने होश में आते हुए कहता है कि नहीं अनीता, एवल्डीना। तो अनीता उस पर दोबारा अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत सारे मैजिक की जरूरत पड़ती है, और फिर वो उसे पता लगाने के लिए कहती है कि इम्पीरियल प्रिंसेस क्यों बदल गई हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ से चली जाती हैं, हरमन फिर से अपने होश में आ जाता है। अगले सीन में हम लोग जॉन और जेसी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी जॉन कह देता है कि अभी हार मान जाओ लेडी। ये सुनने के बाद जेसी उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि कैसे उसके कारण सब लोग जेसी को लेडी बुलाने लगे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थियोर आता है और जेसी को प्रिंसेस को रोकने के लिए कहने लगता है, क्योंकि प्रिंसेस उसके पीछे मारने के लिए खड़ी होती हैं। ये सब देखने के बाद जेसी जॉन से मदद मांगने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हर हाइनेस अपने ही भाई को मार देंगी, और अगर तुम अभी जाते हो तो तुम बस इम्पीरियल प्रिंस की जगह पे मार खाओगे। तो ये सुनने के बाद जेसी कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हर हाइनेस अपने ही परिवार के एक सदस्य को मार डालेंगी। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एरो नाच चुका होता है और थियोर नीचे जमीन पे पड़ा हुआ होता है। फिर उसकी नजर जैसे ही जेसी पे जाती है, वो उसके ऊपर हमला बोल देता है। फिर वो एरोन से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे लौटने के बाद चीजें ठीक थी। तो एरोन हाँ कहता है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि आज वो एम्प्रेस से मिलने वाली थी एजल के मैटर के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसेस एरन से पूछती हैं कि क्या मार्गरेव ने अपना रेगुलर रिपोर्ट खत्म कर लिया। तो फिर एरन कहता है कि उन्होंने रिपोर्ट खत्म कर लिया है, लेकिन क्योंकि उन्हें बॉर्डर्स पे और फोर्सेस चाहिए, ऐसा लगता है कि वो अभी नहीं जाएंगे। रेगीना चौंकते हुए पूछती हैं कि क्यों। तो फिर एरन बताता है कि मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मजा आएगा। तो ये सुनने के बाद रेगीना रिलीफ महसूस करती हैं। आगे हमें रेगीना के इस जिंदगी के गोल्स के बारे में बताया जाता है कि पहले वो हरमन और तांत्रिक को हराएंगी, फिर थियोर को गद्दी पे बैठाकर कैपिटल को छोड़कर एक आसान सी जिंदगी बिताएंगी। तभी वहाँ पर एम्परर की अटेंडेंट आती है, जो कि बताती है कि हिज मैजेस्टी रेगीना, थियोर और एरन को बुला रहे हैं। अगले सीन में सब लोग एम्परर के पास जा रहे होते हैं। तभी थियोर अटेंडेंट से पूछता है कि एम्परर ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन अटेंडेंट कहता है कि उसे नहीं पता है, जिस पर थियोर गुस्सा करने लगता है। उसे सच में कुछ नहीं पता है। क्या तुम्हें लगता है कि हिज मैजेस्टी द एम्परर को बताना पड़ेगा कि वो किसी को बाहर क्यों भेज रहे हैं। रेगीना की ये बात सुनने के बाद थियोर शांत हो जाता है। रेगीना सोचने लगती हैं उस इम्पीरियल लॉ के बारे में कि जब आपको एम्परर बुलाते हैं, आपको बिना किसी सवाल जवाब के जाना पड़ता है। वो सोच रही होती हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा वो उसको पूरी तरीके से फाड़ के फिक्स करेंगी।
तभी वो महसूस करती हैं कि एरॉन उनके पीछे चल रहे हैं, जिससे उन्हें घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई हैं वो अपने पेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कभी भी पीछे वाला व्यक्ति उन्हें चाकू भोंक सकता है। लेकिन वो सोचती हैं कि एरॉन के कदम अलग लग रहे हैं, शायद ये उसके चेहरे के कारण है। ऐसा यार करते ही वो पूरी लाल हो जाती हैं। तो थियोर कहने ही वाला होता है कि ये पूरा लाल, लेकिन तभी बेचारे को मार पड़ जाती है। वो चिल्लाता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर रेगिना उससे सॉरी कहती हैं। अगले सीन में उन लोग एम्परर के पास पहुंच गए होते हैं और तभी एम्परर को किसी के आने की खबर मिलती है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। और जैसे ही रेगिना देखती हैं कि वो हरमन और अनीता हैं, वो एम्परर को काफी गुस्से से देखने लगती हैं। तो फिर एम्परर वजह बताते हैं। हम सबको पता है कि कल के बैंक्वेट में क्या हुआ। तो फिर रेगिना कहती हैं कि फिर भी मुझे नहीं पता कि आपने हमें यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है। तो एम्परर कहते हैं कि एम्पायर में अगर एक इंपीरियल फैमिली मेंबर की जान को खतरा होता है तो उनके प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, और इंपीरियल फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दोनों ड्यूकल हाउसोल्ड्स के बच्चों पे जाती है। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि और ऐसा चीज कौन कहेगा। तो फिर एम्परर कहते हैं कि इंपीरियल लॉ। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि इस पूरे समय इंपीरियल लॉ ही मेरा असली दुश्मन रहा है। फिर वो एम्परर से कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। एम्परर कहते हैं कि रेगिना, ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकती। तो रेगिना कहती है आप मैन पावर उस पे वेस्ट नहीं कर सकते जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्परर, जो कि पूरा मन बना लिए होते हैं कि रेगिना की शादी सिविलिस ट्यूची में ही करनी है, वो कहते हैं कि रेगिना भी एलपीरी, ये एक इंपीरियल ऑर्डर है। हरमन सिविलिस इंपीरियल प्रिंसेस को गार्ड करेगा और एरॉन वेस्टिन इंपीरियल प्रिंस को गार्ड करेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता ना लगा लिया जाए, और तब तक बाहर की एक्टिविटीज जैसे कि शॉर्टमैनशिप ट्रेनिंग सब बंद रहेंगी। फिर एम्परर अनीता को बुला के कहते हैं कि तुमने कहा कि वेदिस के सीक्रेट्स में से एक है ट्रूथ सीरम, जो कि किसी से भी कोई भी सीक्रेट निकलवा सकता है। हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। तो मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ अनीता वेदिस की ट्रूथ सीरम बनाओ। अब मेरी पिछले वीडियो में जब मैंने पूछा था कि मुझे अनीता को ब्लैक मेज या फिर तांत्रिक बुलाना चाहिए, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने ब्लैक मेज कहा था। तो मैं आज से अनीता को ब्लैक मेज बुलाऊंगी। ये सुनने के बाद प्रिंसेस एम्परर को ऐसे देख रही होती हैं कि जैसे वो उन्हें खा ही जाएंगी। वो सोचती हैं कि वो ब्लैक मेज को ट्रूथ सीरम बनाने के लिए कह रहे हैं, किसे पता अगर वो जहर ही बना दे। अगले सीन में उन लोग वापस आ रहे होते हैं और अनीता पहले ही मेडिकल स्टाफ के साथ चली गई होती हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड को एक्सपोज करना होगा, लेकिन मास्टरमाइंड तो हरमन है। ये काफी अच्छी बात है कि सर एरॉन थियोर के नाइट हैं, कम से कम वो उसे तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर वो हरमन से कहती हैं कि मुझे सर एरॉन से कुछ कहना है, तो प्लीज हमें कुछ स्पेस दो। तो हरमन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हिज मैजेस्टी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो पीछे हो जाओ। फिर वो एरॉन के कान में कहती हैं कि प्लीज हरमन और लेडी अनीता को थियोर के पास मत आने देना, और सर जैसे को भी इसके बारे में बता देना। तो फिर एरॉन हाँ कहता है। प्रिंसेस थियोर की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि मेरे प्यारे छोटे भाई, अगर तुम एक ट्रैश भी खिलाते हो फिर भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। फिर उन्हें अलविदा कहने के बाद वो हरमन से कहती हैं कि क्या तुम मेरे पीछे ही खड़े रहोगे। तो वो कहता है कि भले ही ये अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, ये जरूरी है। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि उन्हें अंडरग्राउंड प्रिजन जाना है और पूछती हैं कि क्या ड्यूक सिविलिस ने एंगेजमेंट के तोड़ने के बारे में कुछ कहा है। तो हरमन कहता है कि ये योर हाइनेस ने एक तरफा किया है। तो फिर प्रिंसेस गुस्से से कहती हैं कि फिर भी क्या ड्यूक ने कुछ कहा है। तो हरमन कहता है कि क्या उन्हें कहना चाहिए। प्रिंसेस पूछती हैं तुम्हारा मतलब क्या है।
जो एंगेजमेंट है योर हाइनेस और मेरे बीच में वो इंपीरियल हाउस होल्ड और सिविलिस्ट फैमिली के बीच में एक वादा है, ये ऐसे ही नहीं टूट सकता। ये सुनने के बाद प्रिंसेस को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कहती हैं मैंने सुना कि आपके पास एक क्लोज फ्रेंड है जो कि मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। तो हरमन कहता है कि क्या आप अनीता के बारे में बात कर रही हैं? वो बच्ची मेरी बहन की तरह है, मुझे नहीं लगा था कि योर हाइनेस ऐसे रूमर्स पे ध्यान देंगी। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं ओ माय, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो लेडी अनीता है। ऐसा लगता है कि जो रूमर्स हैं वो बस नॉनसेंस नहीं थे। वैसे भी मैं एंगेजमेंट को तोड़ नहीं वाली हूँ, तो मैं ये अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तो हरमन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके हिसाब से ही हों, लेकिन प्रिंसेस अभी एंगेजमेंट से ज्यादा उस असेसन के मुंह खुलवाने के ऊपर ध्यान देना चाहती हैं, क्योंकि किसी को खोने का दर्द वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहती। अगले सीन में हम लोग अनीता को देखते हैं जो कि एक सर्वेंट के साथ होती हैं। तभी वो सर्वेंट को किसी मेडिकल हेल्प के बारे में कहते हुए उसके ऊपर अपना मैजिक डाल देती हैं और कहती हैं कि पर्स टेरांका, क्या इस जगह पे विमाल्दी रूट्स हैं? तो फिर वो कहती हैं कि हाँ, लेकिन ये एक जहरीला पौधा है जिसे ग्रेड 1 का कहा जाता है, तो आपको सर डेरिरंस की परमिशन की जरूरत। तो अनीता कहती है कि पर्सी, मुझे उसकी जरूरत है। फिर पर्सी उसे लेने के लिए चले जाता है। तभी अचानक से अनीता की चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सोच रही होती हैं मुझे बस और थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक और मेडिकल स्टाफ आती है और अनीता उसका भी नाम पूछकर उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल करने जाती हैं। अगले सीन में प्रिंसेस असेसन के सामने बैठी हुई होती हैं। वो उसकी आंखों को देखते हुए सोचती हैं कि मेरे यहाँ आने से पहले जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया तो उनकी आंखें वैसी ही थीं। जो ब्लैक मेज है वो लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती हैं, वो उन्हें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे भी पता नहीं चला था क्योंकि उनका जो चेंज था वो काफी ज्यादा नेचुरल था और इस तरह मैंने काफी सारे लोगों को खो दिया। तुम क्या सोचती हो एल्पीरी एम्पायर के पहले एम्परर बेनहार्ड जी एल्पीरी के बारे में? ये सुनते ही जो असैसन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। प्रिंसेस बताती हैं कि उन्हें कोइंसिडेंटली पता चला कि जो लोग ब्लैक मेज के कंट्रोल में होते हैं वो फर्स्ट एम्परर के नाम पे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्यों। तभी गार्ड कहता है कि क्योंकि हिज मैजेस्टी ने कहा है कि वो मास्टरमाइंड को पर्सनली ढूंढेंगे, हम लोग जल्द ही कुछ पता लगा लेंगे। और इस तरह प्रिंसेस को यहाँ आने से भी कुछ पता नहीं चलता है। तभी वो हरमन की आंखों की तरफ देखते हुए सोचती हैं मैं सच में उन क्लाउडी आंखों से नफरत करती हूँ। तभी वो सोचती हैं कि क्लाउडी आंखें, जब आप पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ब्लैक मेज के विक्टिम्स की आंखें धुंधली होती हैं। उसकी आंखें वैसी नहीं थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। क्या हो अगर हरमन भी एक विक्टिम हो? मैंने बस सोच लिया कि जो ब्लैक मेज है वो हरमन के ऑर्डर्स का पालन कर रही है, लेकिन मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा। फिर वो हरमन से भी फर्स्ट एम्परर के बारे में वही सवाल पूछती हैं। तो हरमन थोड़ा सा चौंकता तो है, लेकिन कहता है कि मुझे लगता है कि जो हिज मैजेस्टी थे वो काफी अच्छे इंसान थे। सबको पता है कि फर्स्ट इंपीरियल मैजेस्टी कितने ज्यादा महान थे। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन तभी जो असैसिन का चैन है वो टूट जाता है और वो प्रिंसेस की तरफ वार करने के लिए बढ़ता है। प्रिंसेस उसके हाथों पे वार करती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो प्रिंसेस के पास बढ़ रहा होता है कि तभी जॉन प्रिंसेस को कवर कर लेता है और हरमन के अगल बगल हमें खून दिखाई देता है।
बाहर आने के बाद प्रिंसेस जॉन को एक्सप्लेन करने के लिए कहती हैं, तो वो बताता है कि सर हरमन ने असैसन को काट दिया। वो अभी तक मरी नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग को रोकना। तो प्रिंसेस कहती हैं, तो तुम कह रहे हो कि वो जल्द ही मर जाएंगी। जॉन उनसे माफी मांगता है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि चेन्स कैसे टूट गए। क्या ब्लैक मेज का स्पेल ऐसा कर सकता है? शायद ये जानबूझकर किया गया था उसको शांत करने के लिए। अगले सीन में प्रिंसेस अपने रूम में होती हैं, तभी ऊना उन्हें बताती हैं कि लेडी अनीता उनसे मिलना चाहती हैं, जिस पर सेल्मा मना करने लगती हैं। तो प्रिंसेस उन्हें रोकते हुए सोचती हैं कि वो मुझसे असैसन के साथ जो भी हुआ उसकी तुरंत बाद मिलने के लिए आ रही है। आखिरकार वो सोच कह रही है, फिर वो उसे अंदर ले आने के लिए कह देती हैं। अगले सीन में वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो प्रिंसेस पूछती हैं कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो अनीता कहती है कि योर हाइनेस, मैंने सुना कि एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो उन्हें मेडिकल हर्ब देती हैं, जो कि दिमाग शांत करने में मदद करता है। तो प्रिंसेस उन्हें शुक्रिया कहती हैं और पूछती हैं कि क्या उसे बस इतना ही काम था। अनीता कहती हैं कि जो क्रिमिनल है वो मर चुकी है। तो प्रिंसेस कहती हैं, तो वो मर गई? तो अनीता कहती हैं कि हाँ, ब्लड लॉस से। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक ट्रूथ सीरम बनाने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि जो क्रिमिनल है वो मर चुका है, तो प्रिंसेस कहती हैं जो ट्रूथ सीरम है वो यूजलेस बन चुका है। तो क्या तुम यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आई हो? तो अनीता चिल्लाती है कि नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि योर हाइनेस को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, और अगर हो सके तो मैं आपसे थोड़ा करीब भी होना चाहती हूँ। फिर प्रिंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछती हैं, तो अनीता बताती हैं कि बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन सच में मेरे और सर हरमन के बीच में कुछ नहीं है। सर हरमन मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं बेचारी हूँ, लेकिन लोग उसे गलत समझ रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति अपनी बेचारी बहन को लोगों को मारने और कंट्रोल करने के लिए कहेगा। क्या वो चाहती हैं कि मैं शांति से उन दोनों को एक साथ होते हुए और देशद्रोह करते हुए देखूं? फिर वो अनीता को शांत करते हुए कहती हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भाई बहनों जैसा मानूंगी। अनीता कहती है, तो एंगेजमेंट? तो प्रिंसेस कहती हैं कि वो एक अलग मैटर है, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो, मैं फिर भी एंगेजमेंट को तोड़ूंगी। जिस पे अनीता क्यों पूछने लगती है, क्योंकि ऐसे तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसेस सोचती हैं कि ये परफेक्ट टाइम है। फिर वो उससे कहती हैं कि अगर तुम इतना जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सच्चाई ये है कि मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगता है। ऐसे वो और डायलॉग्स बोलती हैं जो या तो उन्होंने जॉन से सुना होता है या फिर किसी बुक में पढ़ा होता है, और ये सब सुन कर अनीता को शौक पे शौक लग रहा होता है। फिर वो उसके सिर से अपने सिर को मिलाते हुए प्यार से कहती हैं, अनीता, क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है? मुझे तुम पर दया आती है, जिससे प्यार की खूबसूरती के बारे में नहीं पता। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम भी इस प्यार का एहसास कर सको। अनीता आते वक्त गुस्से से सोच रही होती है कि कोई उस आदमी के खानदान का मेरे सामने प्यार की बातें कर रहा था, और इस तरह प्यार में अंधे होने का बहाना बनाकर वो आएंगे सब कुछ बर्बाद करने के लिए। अगले सीन में अनीता सोच रही होती है कि वो उस आदमी को अपने हाथों से मारने वाली थी, लेकिन भगवान ने ही उसके हाथों को पकड़ लिया। फिर वो कुछ पिल्स को निकालती है जो उसने असैसन के लिए बनाया था, लेकिन असैसन तो अब मर चुका है। प्रिंसेस की बातों को याद करते हुए वो कहती है कि जब तक तुम एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
मैं सोचती हूँ कि जब तुम मेरे कदमों पे भीख मांग रही होगी, क्या तब भी तुम प्यार की बातें कर पाओगी? ऐसा कहते ही उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। वो सोचती है कि उसका ब्रेन वॉश आजकल कुछ ज्यादा ही खोल रहा है। क्या ये इसी दर्द के कारण है? उसने बस इंपीरियल पैलेस में 2 लोगों को कब्जे में लिया है, जो कि काफी नहीं है, लेकिन आगे चल के जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा टाइट होने वाली है, जिसके कारण अगर वो और फोर्सेस बढ़ाएगी तो उसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से गया तो मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल ना करके भी इस जगह को पूरा हिला सकती हूँ। अगले सीन में हम लोग इंपीरियल गार्ड के कैप्टन अल्बर्ट को देखते हैं, जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि मैं क्या करूं जब हरमन सिविलिज ने उसको मार दिया। तो फिर वो उदास होते हुए कहते हैं कि क्यों उस सिविलिज आदमी को उसे इतने बेकार तरीके से मारना था। हम लोग खून को रोक नहीं सके और अब चीजें ऐसी हैं। तो वाइस कैप्टन गिब्सन कहते हैं कि मैंने सुना ये इसलिए हुआ क्योंकि वो इंपीरियल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर कैप्टन कहते हैं कि उन्होंने हर हाइनेस को प्रोटेक्ट करने का अच्छा काम किया, लेकिन फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के पहाड़ों को देखते हैं। फिर कैप्टन उठते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं हिज मैजेस्टी से मिलने जा रहा हूँ। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, तो मैं बस जिम्मेदारी लूंगा और हिज मैजेस्टी से कहूँगा कि मैं इस पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। वाह, आपका दिमाग इन चीजों में काफी अच्छा काम करता है। कैप्टन कहते हैं कि तुमने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए, चलिए चलते हैं। अगले सीन में कैप्टन योर मैजेस्टी को सारी बात बताने के बाद जिम्मेदारी की बात कहने वाले होते हैं कि योर मैजेस्टी कहते हैं मैंने काफी सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। कुछ नहीं किया जा सकता अगर वो मर चुकी है, लेकिन अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना कि वो बैंक्वेट में कैसे घुस गई। बेचारे कैप्टन, जो कि बाहर आने के बाद भी शॉक में होते हैं। तो वॉइस कैप्टन कहते हैं कैप्टन, मैं आज आपके लिए बियर खरीदूंगा। कैप्टन से लाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे अभी वापस जाना चाहिए। और आप हिज मैजेस्टी से क्या कहेंगे? तो कैप्टन कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि नोबल्स अपना विश्वास उस कैप्टन पे डालेंगे जो कि इतना बेकार है? इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल करके तो वॉइस कैप्टन कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे भी तो सारे नोबल्स पहले ही किसी और चीज से बिजी हैं, उन्हें आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। कैप्टन, आपको याद नहीं है प्रिंसेस ने बैंक्वेट में क्या कहा था? वो प्रिंसेस के एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। तो फिर कैप्टन प्रिंसेस के साथ सिंपैथी जताते हुए कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके क्या मैं सिविलिज ड्यूटी में जाऊं और उन्हें मार दूं? तो वाइस कैप्टन कहते हैं कि क्या आप इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रिटायर होने के लिए? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो। चलिए अब ऐसे बकवास नहीं करते हैं और काम करते हैं। कैप्टन अगले सीन में प्रिंसेस यूना से उनके रूमर्स के बारे में पूछ रही होती हैं और पीछे से सेल्मा यूना को चुप होने का इशारा कर रही होती हैं। प्रिंसेस सोचती हैं कि अभी तक तो बुरे रूमर्स चालू हो गए होंगे। वो ऊना से पूछती हैं कि ऊना, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, और पीछे से सेल्मा ऊना को मना कर रही होती है। तो ऊना झूठ बोल ही देती है कि कोई भी बड़े रूमर्स अभी तक नहीं है योर हाइनेस। प्रिंसेस, जिसे पता नहीं होता है कि ये झूठ है, वो सोच रही होती हैं कि वो कुछ ज्यादा ही लालची हो रही थी, उन्हें और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। फिर वो सेल्मा से इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक उन्हें कुछ खास नहीं मिला है। प्रिंसेस को पता था कि उन्हें एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि जो टारगेट थी वो बस एक काम सी नौकर थी। फिर वो पूछती हैं कि क्या एम्परर ने एंगेजमेंट के बारे में कुछ कहा है? तो फिर सेल्मा नहीं कहती हैं। प्रिंसेस खुश होते हुए कहती हैं कि अगर मैं सिविलिज ड्यूटी में जाऊं और उनके ऊपर एक कुर्सी मारूं तो क्या वो एंगेजमेंट को तोड़ देंगे?
सेल्मा कहती हैं कि तभी अगर योर हाइनेस चाहती हैं कि मैं अपनी जुबान को काट लूं और मर जाऊं, तो प्रिंसेस कहती हैं सेल्मा तुम आजकल कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो रही हो। प्रिंसेस योर मैजेस्टी से मिलने का कहती हैं। सेल्मा क्यों पूछती है तो प्रिंसेस बताती हैं कि वो सोच रही थी कि क्या हिज मैजेस्टी उनके फैसले को मान लेंगे अगर वो उनकी तरफ एक कुर्सी फेंके। सेल्मा चिल्लाती है तो प्रिंसेस कहती हैं कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर वहां पर एम्परर की एक अटेंडेंट आती हैं। प्रिंसेस अपने 2 पर्सनल गार्ड्स के पीछे होते हुए कहती हैं कि हिज मैजेस्टी को मुझसे क्या काम है, और अगले ही पल वो सोच रही होती हैं कि क्या एम्परर ही मेरे असली दुश्मन है। हम देखते हैं कि एम्परर ने सबको डिनर पे बुलाया होता है। प्रिंसेस सोचती हैं कि मैं हरमन का होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। अगले ही पल थिया और गुस्से से चम्मच फेंकते हुए जो बात कहनी है वो कहने के लिए कहता है। तो एम्परर बताते हैं कि इन्होंने असैसिन के इन्वेस्टिगेशन को रोकने का फैसला किया है, जिस पर रेगिना कहती है इसका मतलब हम लोग पूरी तरीके से उन्हें खो चुके हैं, और वो सोच रही होती हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो तो यहीं पर है। फिर एम्परर कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो भले ही रुक चुका हो, लेकिन अब से हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे। जिस पर थियोर चिल्लाने लगता है कि ये तो नौकर भी उन्हें कह सकते थे। तो एम्परर उस पर चिल्लाते हैं, जिस पर वो कहने लगता है आप चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ अगर आप अपना आवाज नहीं बढ़ाएंगे तब भी। जिस पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं। फिर प्रिंसेस हंसते हुए थियोर को देखने लगती है। फिर वो एम्परर से कहती हैं कि इसका मतलब सर एरॉन और सर हरमन का जो ड्यूटी है वो भी खत्म हो गया होगा। जिस पर वो हाँ कहते हैं तो प्रिंसेस कहती हैं और क्या लेडी अनीता भी इंपीरियल पैलेस को छोड़ेंगी। जिस पर अनीता कहती हैं कि वो इंपीरियल पैलेस में ही रहना चाहेंगी, मेडिकल स्टाफ मिस्टर डरियन के साथ मेडिकल हर्ब्स के बारे में और सीखने के लिए। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसने डैरेरन से पहले ही बात कर लिया है, जिस पर अनीता हाँ कहती है और कहती हैं कि उन्होंने कहा था ये ठीक होगा अगर मैं योर मैजेस्टी से परमिशन ले लूं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि इसका ऐसा व्यवहार किसी को भी कन्विंस कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन है। फिर वो कहती हैं लेडी अनीता क्या ये डैरेरन के घुमा फिरा के तरीका नहीं है ना कहने का, वरना वो खुद योर मैजेस्टी के पास आते। क्या ये सही नहीं है योर मैजेस्टी। जिस पर एम्परर भी सहमत होते हैं। अनीता लेकिन कहने ही वाली होती है कि प्रिंसेस योर मैजेस्टी से इस डिनर का असली गोल पूछ लेती है, जिस पर वो कहते हैं भले ही रक्षा करने की जो ड्यूटी है वो खत्म हो गई है, तुम्हें सर हरमन के साथ समय बिताना है, तुम्हें कम से कम उनसे 1 हफ्ते में 3 बार मिलना होगा। प्रिंसेस वजह पूछती है तो एम्परर कहते हैं कि हमने बस एंगेजमेंट ही की है और तुम दोनों ने कभी भी एक साथ समय नहीं बिताया है। तो प्रिंसेस जो कि काफी गुस्से में होती हैं वो चिल्लाती हैं कि मैं मना करती हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं एंगेजमेंट को तोड़ूंगी। जिस पे एम्परर कहते हैं कि उन्होंने पहले ही सुन लिया है कि अनीता और हरमन का रिलेशनशिप भाई बहनों जैसा है। प्रिंसेस परेशान होते हुए कहती हैं कि वो वजह नहीं है। जिस पे एम्परर वजह पूछते हैं तो प्रिंसेस बताती हैं कि वो कभी एंगेज होना चाहती ही नहीं थी, उन्होंने बस योर मैजेस्टी की आज्ञा का पालन किया। जिस पर वो कहते हैं कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं बदला है, लेकिन मैं बदल चुकी हूँ और मैं मना करती हूँ, लेकिन एम्परर तो मान ही नहीं रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि अगर सिविलिज में शादी करना इतना जरूरी है तो क्यों ना आप ही कर लें, ड्यूक सिविलिज को कहो एक बूढ़ी डॉटर अडॉप्ट करने के लिए। एम्परर रेगिना चिल्लाते हैं तो प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि आप मेरी शादी को अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा हो जाते हैं जब मैं आपके बारे में बात करती हूँ। फिर एम्परर रेगिना को प्लीज कहते हैं, जिस पर रेगिना शांत होते हुए कहती हैं कि वो एंगेजमेंट को तोड़ेंगी।
प्लीज़, मुझे नहीं लगता है कि वो शब्द किसी ऐसे के द्वारा कही जानी चाहिए जिसने मेरे रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। फिर वो एरॉन और थियोर को वहाँ से लेके चली जाती हैं। रास्ते में वो थियोर से भी एंगेजमेंट को तोड़ने का कहती हैं अगर वो नहीं चाहता है, जिस पर थियोर पहले तो रेगिना की तरफ देखता है, फिर कहता है कि वो एंगेजमेंट के साथ ठीक है, जिस पे प्रिंसेस कहती हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है। एरॉन रेगिना और थियोर के हाथों की तरफ ही देख रहा होता है। अगले सीन में प्रिंसेस को काफी समय बाद रिलैक्स करने का मौका मिलता है, लेकिन उनके रूमर्स अभी ज्यादा दूर नहीं फैले हैं और हरमन हफ्ते में 3 बार हमेशा उनके गेट के सामने खड़ा रहता है, लेकिन प्रिंसेस उससे एक भी बार नहीं मिली है। एम्परर का अटेंडेंट हर बार प्रिंसेस से भीख मांगता है, पता नहीं उन लोग कब हार मानेंगे। फिर प्रिंसेस उसको छोड़कर सोचती हैं कि ये अब उनकी चाल चलने का समय है। फिर वो सेल्मा से एक लेटर लिखने के लिए कहती हैं, जिसके लिए सेल्मा मान जाती है। तो प्रिंसेस पूछती हैं कि क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं किसे लिख रही हूँ? तो सेल्मा कहती हैं कि सर एरॉन और सर एरॉन। प्रिंसेस पूछती हैं कि क्या तुम गुस्सा हो? तो सेल्मा ऊना को इंक लाने के लिए कहती है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि भले ही ये गुस्सा क्यों ना हो, वो हर चीज करती है जो मैं उससे कहूँ। क्या वो क्यूट नहीं है? फिर वो सेल्मा से पूछती हैं कि क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि वो एंगेजमेंट तोड़ने पे जोर डाल रही है। तो सेल्मा मना करते हुए कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ जबरदस्ती किया जाए। हालांकि फर्क ही नहीं पड़ता कि सर एरॉन कितने खूबसूरत हैं। क्यों योर हाइनेस सर एरॉन से चिपके। ये सुनने के बाद जॉन काफी जोर से हंसता है। फिर सेल्मा उसी को देखने लगती हैं और प्रिंसेस कहती हैं, जो कहानी है वो तभी मैच करेगा अगर मैं सर एरॉन के साथ प्यार में हूँ और मैंने ही खुद से इसके लिए रिक्वेस्ट किया है। सेल्मा चिल्लाती है, लेकिन प्रिंसेस कहती हैं कि सोचो क्या होगा अगर हमारे रोज बदल जाते हैं। सर एरॉन मुझसे अपने प्यार को कॉन्फेस कर रहे हों वैसे चेहरे के साथ। सेल्मा, मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस एरॉन का बस आधा ही चेहरा देख पाई हैं। उनके बारे में सोचते ही प्रिंसेस के दिल में भार महसूस होने लगता है। फिर वो कहती हैं कि उनका गोल थियोर को अगला एम्परर बनाना और मरने तक अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, और अगर उनकी शादी नहीं भी होती है तो सब लोग ये सोचेंगे कि सर एरॉन उनके फर्स्ट लव थे। जिस पर सेल्मा कहती हैं कि वो शायद आपको अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करने के लिए कहेंगे। प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि मेरा भाई एक कचड़ा है और मैं एक पागल औरत हूँ जो कि उस कचड़े के ऊपर डंडा चलाती है, तो किसकी हिम्मत होगी मेरे सामने वैसी बातें करने की। फिर सेल्मा पूछती हैं कि इस बार वो सर एरॉन के साथ कौन सी परेशानी खड़ी करने वाली है, जिस पर प्रिंसेस कहती हैं, मैं शुरुआत करूंगी लोगों को ये बता के कि मैं सर एरॉन से प्यार करती हूँ। तो जिस पे सेल्मा कहती हैं, क्या लोग इस पे विश्वास करेंगे? अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती तो सर एरॉन के चेहरे के ऊपर भरोसा करो। सेल्मा, उस चेहरे के अंदर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सेल्मा एम्परर के बारे में पूछती हैं तो प्रिंसेस कहती हैं, तुम किस बारे में परेशान हो? हमारे पास थियोर है। मैं काफी समय से ये सोच रही थी, जो कुत्ते हैं वो भी आराम से इंपीरियल पैलेस में भौंक नहीं सकते, तो फिर थियोर ने वैसे नीच शब्द कहाँ से सीखे? ये ऑब्वियस है, वो एक डॉग होल से कैसल से बाहर निकलता है। जिस पर सेल्मा कहती हैं कि हर हाइनेस ये कह रही हैं कि सर एरॉन से मिलने के लिए आप उसी डॉग होल का इस्तेमाल करेंगी। हाँ, उसमें से कोई डॉग्स नहीं निकलते हैं जैसा कि मैं सोचती हूँ। तो सेल्मा चिल्लाती है कि ये मेरा सवाल नहीं था। फिर वो जॉन को प्रिंसेस को समझाने के लिए कहने लगती है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं भी बचपन में उसका इस्तेमाल किया करता था। प्रिंसेस ऊना से लेटर को डिलीवर करने के बाद कैसल में उन्होंने जो काम दिया है वो करने के लिए कहती हैं।
फिर वो जॉन को थियोर को बताने के लिए कहती हैं कि वो उससे मिलना चाहती हैं, जिस पर जॉन भी मान जाता है। तो सेल्मा चिल्लाती हैं, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? फिर प्रिंसेस कहती हैं, तो क्या मैं भी तैयारी करना चालू कर दूं? अगले सीन में हम लोग एरन को प्रिंसेस के लेटर के साथ देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है, प्यारे एरन वेस्टन, क्या तुम्हें आग के साथ खेलना अच्छा लगता है? तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।